सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में से गुजर जाता है और क्या करता है उसको पेनिट्रेट कर। रेडिएशन भी हो सकती है स्टूडेंट, वो बीटा भी हो सकती है और वो गैमा भी हो सकती है, इसको भी हम देखते हैं। डन। अच्छा, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स से पहले जो लेक्चर था वो लाजमी सुन लीजिएगा क्योंकि हमें ताकि पता लगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डन। ओके, आज का लेक्चर हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और हम ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में जिसका सब टॉपिक है किस किस तरह की हमारे पास रेस जो है वो इमिट हो रही है, जैसे बीटा रे, ठीक है, गैमा और अल्फा। डन। ओके, तो स्टूडेंट डेफिनेशन मैंने सामने ही लिखी है लेकिन डेफिनेशन हम सबसे एंड पे देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये हो क्या रहा है इसमें। तो स्टूडेंट जो रेडियो एक्टिविटी का जो अमल है ना वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से होता है और मैंने बहुत डिटेल में बताया था न्यूक्लियस कहाँ पे। क्लियर? ओके, तो मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। तो वो उसका न्यूक्लियस से क्या होता है, रिलेट कर रहा होता है, कैसे करता है वो उसको भी देखते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किन किन लोगों ने दिया था। तो जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थी स्टूडेंट हमारे पास इसमें वो थे हमारे पास हेनरी बैक्रेल था। ठीक है, 1896 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। देन हमारे पास फर्दर मोर जो मजीद जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए थे वो थे मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ थे। ठीक हो गया? ओके, तो हमारे पास 1896 में क्या किया, हाउ, कैसे, अगर कॉन्सेप्ट किसने दिया, हेनरी बैक्रेल ने दिया। हाउ, अगर आपसे कोई पूछे कैसे किया उसने, तो उसने फोटोग्राफिक प्लेट ली थी। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट ली थी स्टूडेंट्स और उसके ऊपर उसने डिफरेंट एलिमेंट्स रखे और जब भी हम उस प्लेट के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स रखते हैं अगर तो वो रेडिएशन करती है। रेडिएशन का मतलब ये है कि वो अगर शुआएं उनमें से निकल रही है, हर बॉडी इस वक्त क्या कर रही है, रेडिएट करती है, हर चीज़ में से शुआएं निकल रही होती है, कुछ ऑब्जर्व करती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ठीक है, तो उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स रखे और वो ये देख रहा था कि क्या वो एलिमेंट्स कोई शुआएं छोड़ के अपना कोई दाग उस पर छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो अगर वो छोड़ जाती थी दाग तो उस पर एक ब्लैक स्पॉट दिख जाता था, एक ब्लैक शेड दिख जाता था हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। डन। ओके, अब उसने डिफरेंट हमारे पास क्या किया, एलिमेंट्स लिए लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उसने क्या किया, यूरेनियम को उसके ऊपर रखा और नेक्स्ट डे जब वो देखता है तो यूरेनियम ने जो था ब्लैक शेड जो था फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर दिया, टोटली विजिबल, यानी कि उसने उस पर छोड़ दी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसने बॉडी ने शुआए रेडिएशन छोड़ी किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो उसने फाइनली हमारे पास एक एलिमेंट डिस्कवर कर लिया जो कि था हमारे पास यूरेनियम। इज इट क्लियर? ओके, इसी तरह जो मैरी क्यूरी था, ठीक है, और पेरी क्यूरी ये इसका हस्बैंड था और ये वाइफ। ठीक है, इन्होंने भी उसी वक्त क्या किया, दो और एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर किए जो कि सेम ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, जो कि रेडिएशन छोड़ रही थी, मतलब शुआएं छोड़ी थी लेकिन वो इनविजिबल शुआएं थी स्टूडेंट, इनविजिबल, दिखती नहीं है हमें शुआएं। ठीक है, ओके, इन्होंने जो हमारे पास डिस्कवर किया स्टूडेंट वो था पोलोनियम एंड सेकंड वन था हमारे पास रेडियम। ये दो उन्होंने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। ओके, अब मैं वापस थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि उसने यूरेनियम क्या किया, डिस्कवर किया था, किसने, हेनरी ने किया था। डन। ओके, और ये भी मैंने बता दिया कि वो क्या करते थे, बिहेव क्या कर रहे होते थे, वो इनविजिबल रेडिएशन बिहेव करते थे। और यहाँ पे मैंने यूरेनियम का स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, जी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 146 है और जबकि उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 92 है, यानी कि जो रेडिएशन जिस हमारे पास एलिमेंट्स में होती है, तो कीप इन माइंड उनका जो न्यूक्लियस होगा उसमें हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए ऐसे ही है कि मैं कहता हूँ कि आप एक बॉटल ले लो, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो एक वक्त आएगा कि वो बॉटल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। या कोई भी आप कोई भी चीज़ ले लेते हो और उसके अंदर ढेर सारी, अगर एक बैलून ही ले लेते हो और बैलून में मैं क्या करता हूँ, हवा भरता रहता हूँ भरता रहता हूँ भरता रहता हूँ, तो एक वक्त आएगा वो बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ऑब्वियसली बात है। डन। तो इसी तरह जब एक न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है स्टूडेंट ये एक एटम है और इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर मैं प्रोटॉन को डालता जाऊं, प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डालता चला जाऊं और साथ क्या डालता हूं, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर मैं एन से लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन डालता चला जाऊं, तो एक वक्त आएगा कि वो जो स्पेस है वो कम है और उसको क्या करना, वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा कि यार मैं किस तरह स्टेबल हो जाऊं, और वो क्या करेगा, जो अनस्टेबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर की तरफ, मतलब अभी तो सारे ही अंदर क्या हो रहे होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कुछ हमारे पास जो होंगे प्रोटॉन जो होगा वो बिहेव करेगा, निकल के बाहर चला जाएगा, या हो सकता है न्यूट्रॉन ही कुछ ऐसा बिहेव करे कि वो उठ के बाहर चला जाए। ठीक है, वो बिहेवियर को हम आगे समझेंगे। डन। अभी बस ये समझो कि जो उसका न्यूक्लियस था, जो मैंने बात कही रेडियो एक्टिविटी शुरू कहाँ से होता है,
है वो उसके न्यूक्लियस से होता है। मैं इस पॉइंट पे आया हुआ इस वक्त स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियस में जो अमाउंट है, किसकी अमाउंट बढ़ने लग जाए, अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ने लग जाए, सिंपल वर्ड में उनका एटॉमिक मास इंक्रीज करने लग जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वो अनस्टेबल हो जाता है। अब वो अनस्टेबल है, वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और स्टेबल करते वक्त वो कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा। वो अल्फा भी हो सकती है, वो बीटा भी हो सकती है, वो गैमा भी हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो यही सारी बातें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है अनस्टेबल। वाई, क्यों वो इमिट करती है रेडिएशन? मैंने कहा क्यों वो इमिट कर रही है रेडिएशन, क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई यानी कि जो न्यूक्लियस है उसी को न्यूक्लियाई बोला हुआ है यहाँ पे, वो इमिट्स करता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन खुद को स्टेबल करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, वाई न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल ही क्यों था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। इफ एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि हमारे पास ये एटॉमिक मास नंबर हमें पता है किसे बोलते हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं और जी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, अगर उसके अमाउंट बढ़ जाए तो उसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहला लेक्चर आपका मैंने जो अपलोड किया है वो लाजमी सुनिए, तो आपको ये चीज़ें सही से समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। और अगर मैं उनको समझाने लग जाऊँगा तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, मैं फिर भी मोटा मोटा आपको ऊपर से रिवाइज करके समझा रहा हूँ। डन? ओके, तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास क्या हो जाता है, अनस्टेबल, और खुद को स्टेबल करने के लिए ये डिफरेंट रेडिएशन छोड़ेगा। वो अल्फा रेडिएशन भी हो सकती है स्टूडेंट, वो बीटा भी हो सकती है, और वो गैमा भी हो सकती है। इसको भी हम देखते हैं। डन? अच्छा, ओके, हमारे पास स्टूडेंट जो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्टेबल है, वो बहुत ही कम है। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा है, और जबकि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ हमारे पास जो प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन कम है, वो हमारे पास कम है तादाद में, और जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा है वो हमारे पास उस तरह के एलिमेंट्स ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 1000 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं हमारे पास, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे स्टूडेंट एक और पॉइंट है हमारे पास, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ कि रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयोनाइज द गैस। इसका मतलब ये है या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, ठीक है, लूज कर रहा होगा, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होता है रेडिएशन के दौरान। इज इट क्लियर? इस पॉइंट को भी समझ लिया। ओके, डन। फिर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जिस तरह कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने दिया, और उन्होंने कौन से एलिमेंट डिस्कवर किए स्टूडेंट, पोलोनियम एंड रेडियम। अगर मैं यहाँ देखूँ, इसका भी अगर आप गौर से देखो, जी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल होगा, और ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई रेडिएशन ये भी करेगा। सेम रेडियम के साथ हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास। यहाँ इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 88 है, और जो न्यूट्रॉन है हमारे पास वो 138 है, और ये सब के सब हमारे पास आइसोटोप्स है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास आइसोटोप्स है, और मैंने बताया था आइसोटोप्स क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके, डन। ओके, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमारे पास क्या है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इमिशन हो रही है। ठीक है, किसकी? रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन कुछ भी अनविजिबल शुआएं होती है जो हमें दिख नहीं देती आंख से। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फर्स्ट कह लो ये हमारे पास एक एटम था, उसके अंदर डिफरेंट प्रोटॉन या आप न्यूट्रॉन कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट उसके अंदर क्या थे, प्रोटॉन ले लो या फिर क्या ले लो, न्यूट्रॉन ले लो। ठीक है, ओके, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, वैसे तो इससे भी ज़्यादा होंगे लेकिन एक हमने ये ले लिया। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट मैंने इसके अंदर ये प्रोटॉन ले लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मिशन करेगा। जब ये मिट करेगा यहाँ से, हमें ये नहीं पता चलेगा कि अब की बार कौन सा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होगा या प्रोटॉन होगा, कौन सा इस वक्त क्या होगा, पहले हमारे पास डिके करेगा। ठीक है, पहले कौन सा रेडिएशन छोड़ेगा हमें ये नहीं पता होता। हो सकता है सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एटम है, ठीक है, उस एलिमेंट का ये क्या कर जाए, डिके कर जाए। हो सकता है अगली दफा जब मैं देख रहा हूं तो पहले ये वाला डिके कर जाए। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा जो एटम होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर, कौन सा वाला पहले डिके करेगा। वी कैन नॉट, ठीक है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इसी चीज को बोलते हैं द स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब ये कि हमें नहीं पता कि कौन सा वाला इमिट होने वाला है एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर ये डिके करता है तो ये एक रेडिएशन छोड़ देगा इन फॉर्म ऑफ, हो सकता है अल्फा, बीटा या गैमा की फॉर्म में एक रेडिएशन छोड़ देगा, और यहाँ से ये वाला एटम क्या हो जाएगा, हट जाएगा इस तरह करके। ठीक है, लेकिन हमें हर दफा ऐसे नहीं होगा कि पहला वाला ही हमारे पास जो एटम होगा यही क्या करे, यही रेडिएशन इमिट करे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा उसी में
अगर मैं यही रेडियम ले रहा हूँ दोबारा अगर मैं देखूँ तो हो सकता है पहले ये वाला ना इमिट करे बल्कि पहले ये वाला हमारे पास डीके कर जाए। डीके का मतलब ये कि वो रेडिएशन में चेंज हो जाए, ये वाला रेडिएशन में चेंज हो जाएगा या तो अल्फा बीटा गैमा में, तो हमें नहीं पता होता। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं जो मैंने लास्ट यहाँ लिखा हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास रेडिएशन को इमिट करते हैं उन्हीं सबको हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे जो ये शुआएं छोड़ते हैं। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो इमिशंस हो रही है अल्फा बीटा गैमा, इसको यहाँ तक लिख लीजिए, मैं रेज करने लगा हूँ। अल्फा गैमा बीटा अल्फा बीटा और गैमा देखते हैं कि किस तरह वो हमारे पास इमिट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसी टॉपिक का सब टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे पास है नेचर ऑफ इमिशन। स्टूडेंट इस सबसे परेशान नहीं होना, ये बहुत ही ईजी है, आप जस्ट फर्स्ट वाले को फोकस से समझे, बाकी खुद ही उसी तरह हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो तीन तरह की कोई भी रेडिएशन इसमें से कर सकते हैं, तो अल्फा होगा या बीटा होगा या गैमा होगा। अब कब अल्फा होगा, कब बीटा होगा, कब गैमा होगा, वो उसकी नेचर से हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह की इमिशन हो रहा है, अगर इस तरह की रेडिएशन हो रही है तो हम उससे कहेंगे कि वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो हुआ है इमिट हुआ है। अगर हमारे पास इस तरह का होगा तो बीटा होगा, और अगर इस तरह का होगा तो गैमा होगा। तो हमने उस नेचर को डिस्कस करना है कि अल्फा कब होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट करो, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया मैं इलेक्ट्रॉनिक शेल नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है जो रेडियो एक्टिविटी का जो अमल है वो न्यूक्लियस से ही होता है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसको मैं इस वक्त यहाँ पे जी से लिख दिया स्टूडेंट, और उसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पड़े हुए। डन हो गया। और न्यूट्रॉन तो हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हुआ क्या, ये खुद को स्टेबल करने लगा, और स्टेबल करते हुए इसने एक रेडिएशन छोड़ी। ठीक है, यहाँ पे इसने रेडिएशन क्या कर दी, हमारे पास इमिट कर दी। और ये जो रेडिएशन इमिट हुआ है, जो इस रेडिएशन के अंदर हमारे पास जो हमें पार्टिकल देखने को मिला, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास दो जो है, टू मैंने लिखा है, टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये जी लिखा है मैंने, या इसको मैं पी भी लिख देता हूँ कि दो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन आए जो नया उसने इमिट किया पार्टिकल, और दो ही स्टूडेंट हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन आए। अगर तो ये प्रोसेस हो रहा होगा कि वो खुद को स्टेबल करते वक्त दो प्रोटॉन जो है इमिट करे, उस जो एटम जो उसने इमिट किया, और उसके अंदर दो ही न्यूट्रॉन होगा, तो हम कहेंगे उसने खुद को स्टेबल करने के लिए अल्फा पार्टिकल क्या किया, या अल्फा रेडिएशन को क्या किया, उसने इमिट किया है। इज इट क्लियर, ओके। तो यही बात यहाँ पे लिखी है मैंने स्टूडेंट, देखो अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई। इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो हीलियम होता है स्टूडेंट, उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कीप इन माइंड इसके इर्द गिर्द कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इज इट क्लियर, ये बात याद रखना है। डन होगी। अच्छा, तो यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है जी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन भी दो है, न्यूट्रॉन भी दो है। और इमिट कहाँ से होंगे, तो स्टार्टिंग से बताया कि रेडियो एक्टिविटी का जो अमल होता है वो न्यूक्लियस से ही होता है, तो इमिट कहाँ से हो रहा है, न्यूक्लियस से हो रहा है। सिंपल, ओके। अब सवाल ये पैदा होता है व्हेन अल्फा पार्टिकल इमिट्स। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा पार्टिकल कब इमिट होता है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं, व्हेन रेशो जो होती है, रेशो किसे कहते हैं, जब भी दो सिमिलर जो होती है क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन कर रहे हो तो उसको हम रेशो बोलते हैं। तो कहते हैं जब जो रेशो होगी ऑफ किसकी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की जो रेशो होगी वो टू लो होगी इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होंगे वो कम होंगे और जो प्रोटॉन होंगे वो ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास कि जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, मैं एन लिख रहा हूं, जब उसकी अमाउंट कम होगी, उसकी रेशो कम होगी एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन की रेशो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि इस न्यूक्लियस में इस वक्त अगर प्रोटॉन ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो अगर कम होगा, तो उस सिचुएशन में वो जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट वो हमारे पास इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल को। इज इट क्लियर, ओके। स्टूडेंट इसको हम आगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में मजीद डिटेल से मैं एलिमेंट्स लेके आपको बताऊंगा किस तरह जो है हमारे पास पेरेंट जो है डॉटर में जा रहा है, डॉटर उसमें जा रहा है, चेंज हो रहा है न्यूक्लियर में, और फिर किस तरह वो अल्फा बीटा या गैमा को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में। इज इट क्लियर, ओके। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि किस तरह उनकी नेचर चेंज है, अभी हम यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस डिस्कस नहीं कर रहे। डन। अच्छा स्टूडेंट आगे देखते हैं कब होता है वेयर अल्फा इमिशंस अगर इन लार्ज एटम। ठीक है, जो हमारे पास बड़े एटम्स है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, जिस तरह के मैंने आपको एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने भी तो यही कहा कि जब हमारे पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होती है, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तभी हमारे पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है उस एटम में से। क्लियर, डन। स्टूडेंट दूसरे को देखते हैं हम, बीटा इमिशंस कब होगा।
स्टूडेंट बीटा इमिशन हमारे पास जो होता है वो जब भी इमिट होता है, किसी भी खुद को न्यूक्लियस खुद को स्टेबल कर रहा होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, ठीक है, अपने न्यूक्लियस से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। इस प्रोसेस अगर वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसे एक बीटा पार्टिकल या बीटा इमिशन हुई है हमारे पास। क्लियर, यही लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। और हमेशा न्यूक्लियस ही तो इमिट होगा, क्योंकि मैंने बताया हमको रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस से ही, तो न्यूक्लियस को ही तो पढ़ रहे होते हैं, मेन रिलेट किससे करता है, न्यूक्लियस से। डन, ओके ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास व्हेन बीटा पार्टिकल इमिट, अगर कोई आपसे पूछे कब इमिट होगा, व्हेन रेशो, जब रेशो क्या होगी, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज टू हाई, ठीक है, इनके ऑपोजिट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कि न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा हो और जबकि प्रोटॉन की तादाद कम हो, कोई ऐसा अगर हमारे पास एटम है या एलिमेंट है हमारे पास ऐसा कोई पड़ा हुआ जिसमें ये कंडीशन चाह रही होगी कि न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए और प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, देन स्टूडेंट हमारे पास बीटा जो होता है वो क्या होता है, इमिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होता है। यानी कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि जो अब की बात जो रेडिएशन में चीज इमिट हो रही होगी, ठीक है, इस सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, हमारे पास इमिट हो रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होगा। डन, तो यही मैंने लिखा हुआ है बात। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है हाउ, कैसे, एक्सेस न्यूट्रॉन, जिस तरह मैंने कहा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगेन इस टॉपिक को मजीद डिटेल में हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर मैं कुछ आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है हमारे पास। एक्सेस न्यूट्रॉन जो होंगे, जिस तरह हमने कहा कि तब होता है जब हमारे पास न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, और स्टूडेंट आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, तब क्या होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये जो न्यूट्रॉन होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किस में ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक और प्रोटॉन में ट्रांसफर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इमिट होकर बाहर आ जाएगा और प्रोटॉन अंदर ही रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करेगा, अब ऑब्वियसली बात है जब ऐसे हो रहा है स्टूडेंट, उधर गौर से देखो, मैंने कहा जब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, ज्यादा था। अब जब न्यूट्रॉन कम होंगे, ठीक है, जब न्यूट्रॉन कम हो रहे इसका मतलब है प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जब प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ रहे होंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कम हो रहे होंगे, तो एक वक्त आएगा दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस भी तो हो सकते हैं, यानी कि वो खुद को स्टेबल ही करने के लिए तो प्रोसेस हो रहा है। मेन क्या होता है, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, प्रोटॉन अंदर ही रह जाएंगे, उससे क्या होगा, दोनों बैलेंस में आने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होकर बाहर आ जाएगा। मजीद इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में जब हम रिएक्शन करेंगे। डन, ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट। ओके, आगे हमारे पास स्टूडेंट गैमा, हमारे पास इमिशन कब होगी, गैमा पार्टिकल्स कब होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और ये भी इमिट कहां से होगा, यस, न्यूक्लियस से होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको अच्छे से पता होगा, इसमें चार्जेस का भी दखलंदाजी होता है और मैग्नेट का भी, हम क्या करते हैं, पोर्शन दोनों को मिल के बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक हो गया। और मैंने काफी डिटेल में चीज बताई भी हुई है, ठीक है। तो अब की बार जो रेडिएशन होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और कहां से, न्यूक्लियस से। स्टूडेंट कहा ये हमारे पास व्हेन, कब हमारे पास गैमा पार्टिकल इमिट होता है, ठीक है, इसको देखते हैं, जब व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम हैज टू मच एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होता है, तब हमारे पास गैमा पार्टिकल क्या होते हैं, इमिट होते हैं, जो कि न्यूट्रल होंगे स्टूडेंट, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आ गई होगी, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा था सब एक ही पैटर्न में, तो इसको आप इजीली लिख लोगे। अब ये हमारे पास एक टेबल है, इसको भी हम साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास इमिशन हो रही है, टेबल रेडियो एक्टिव इमिशन है हमारे पास, हमने इमिशन में क्या ले लिए, अल्फा बीटा गैमा ले लिए। अल्फा में जब हम देखते हैं, जिस तरह आपको बताया, हीलियम पार्टिकल निकलते हैं हमारे पास, क्योंकि इसके पास दो ही प्रोटॉन होते हैं और दो ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दो ही प्रोटॉन होते हैं और दो ही प्रोटॉन होते हैं, दो ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, ओहो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, हमारे पास जी प्रोटॉन को बताता है और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, हमारे पास दो होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इसकी चार्ज की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है इस पे, +2। इसका मतलब ये हो रहा है कि इससे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दिया, वो खो दिया, वो लॉस कर चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव
2 का क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जस्ट इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दैट्स वाई। अगर हम यहाँ पे बात करें पेनिट्रेशन पावर क्या होता है स्टूडेंट, तो पेनिट्रेशन पावर हमारे पास ये होता है कि वो कितना, पहले पेनिट्रेशन पावर को नहीं देखते स्टूडेंट, पहले हम इसी को देख लेते क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है ये। हम आयोनाइजेशन को देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसकी आयोनाइजेशन कहते हैं। और रिलेटिव आयोनाइजेशन एबिलिटी किसको बोलेंगे कि हम एक का दूसरे के साथ रिलेट करके अगर बताया कि इसके अंदर कितनी पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी पावर है, एक दूसरे के साथ जो रिलेट करके बताएंगे वो क्या कहलाएगा, वो रिलेटिव आयोनाइजेशन एबिलिटी कहलाएगा। स्टूडेंट मेरे पास जगह कम है, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन बुक में बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखी, मैंने फिर भी आपको समझा दे के असल में है क्या डेफिनेशन। डन, ओके, आगे चलते हैं। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी होती है बहुत हाईएस्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खोने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा है, तभी तो इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज है, क्योंकि जब ये इमिट होता है तो बस इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट, इसके साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक जो शेल है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस क्या होंगे हमारे पास 2 पॉजिटिव, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होंगे और 2 ही हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, 2 ही हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे। तो ये खाली जा रहा है, इसके अंदर कोई पहले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन को खोने की जो इसकी एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है अल्फा पार्टिकल में। क्लियर, ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट बीटा पार्टिकल में हमने देखा कि वो क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। क्लियर, ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को वो इमिट कर रहा होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इस पे -1 का मतलब ये कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इमिट करवा रहा है। ओके, और अगर मैं इसकी अगेन आयोनाइजेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है इसके इलेक्ट्रॉन खोने की जो एबिलिटी है वो कम है, तभी तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसमें एबिलिटी ज्यादा थी तभी इससे क्या करते, दोनों इलेक्ट्रॉन को खो दिए, लेकिन यहाँ पे इसमें एबिलिटी क्या है, मेरे पास स्टूडेंट कम है। इज इट क्लियर, ओके, तो हम कहेंगे इसकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी है एज कंपेयर टू अल्फा वो क्या है, वो मीडियम है, यानी कि थोड़ी सी कम है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं गैमा को। स्टूडेंट गैमा जिससे मैंने बताया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और इसको हम शॉर्ट वेव लेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ होती है ये, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जाहिर सी बात ये वेव में ट्रैवल कर रही होती है, और इसका जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या होता है स्टूडेंट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट होती है, इसकी जो वेव लेंथ होती है बहुत क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके, डन। अच्छा, और इस पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मैं पहले भी बताया था, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब इस पे कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या लोवेस्ट है, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, सिंपल न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई। इज इट क्लियर, ओके। पीछे हमारे पास जो लास्ट चीज रहेगी वो है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वो कितनी पावर से, यानी कि वो एक चीज में से क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, गुजर सकती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल है स्टूडेंट, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टॉप बाय शीट ऑफ पेपर। फर्स्ट करो यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने रख दिया, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल इमिट करने का मतलब ये कि वो हीलियम को इमिट कर रहा है, और अगर वो हीलियम को इमिट कर रहा है तो वो इजीली, अगर मैं यहाँ पे एक पेपर शीट रख दूं तो वो इससे आगे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, वो यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इट्स मीन कि उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है, वो कम है, ठीक है। एक चीज से गुजर के आगे चीज में जाने जो है वो उसकी क्या है, वो कम है, पावर उसकी कम है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें स्टूडेंट, यानी कि बीटा की बात करें, तो ये हमारे पास अगर मैं एक कागज रखूंगा ये उसमें से गुजर के चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। आपकी बुक में डायग्राम भी बनाई हुई है, डन, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूं, लास्ट में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टूडेंट अगर मैं पेपर रखूं ये उसमें से भी पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। अगर मैं एक कोई भी शीट रख दूं एल्यूमिनियम की, जिस तरह हमने यहाँ पे रखी थी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो ये उसमें से भी गुजर जाएगा। और अगर हम लेड रख दे उसमें से भी ये काफ़ी जो है सेंटीमीटर तक क्या होती है, ये जो वेव होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये गुजर जाती है। इसका मतलब ये कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इस वक्त हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पार्टिकल है जो गैमा पार्टिकल है। और एटम बॉम्ब में भी ये गैमा पार्टिकल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से गुजर जाता है और क्या करता है, उसको पेनिट्रेट करता है, हमारे डीएनए को खराब कर देता है, ठीक है। तो इस सबसे हमारे पास क्या होता है, एटम बॉम्ब में सबसे जो हमारे पास डेंजरस जो पार्टिकल है वो क्या है, वो गैमा है, ठीक है। नो डाउट बीटा भी है और अल्फा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास गैमा है। इज इट क्लियर, ओके, देन ओके स्टूडेंट। अब हम एक और चीज़ में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास बुक पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें क्या किया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सोर्स, डन,
ये एक चैम्बर से हमने ले लिया। इस चैम्बर के अंदर हम एक सोर्स रख लेते हैं, यहाँ पे हमने रख दिए, कोई भी एलिमेंट रख दिए जो कि रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब क्या है, वो रेडिएशन छोड़ेगा। ये मैंने ले लिया इसमें, ठीक है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लेट लगा लेते हैं इस जगह पे। इस जगह पे हमने क्या कर लिया, एक प्लेट लगा ली जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये हमने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली। स्टूडेंट हम एक और नीचे भी यहाँ पे प्लेट बना लेते हैं इस जगह पे, और ये मेरे पास क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जब यहाँ से रेडिएशन होगी इस जगह से जो हमने पार्टिकल चैम्बर में रखा हुआ है, ये जब रेडिएट करेगा स्टूडेंट, तो कुछ हमारा एक वेव जो होगी, जो एक पार्टिकल जो होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह करके जाएगा, इस तरह करके चला जाएगा। इज इट क्लियर? इसे नहीं बनी लेकिन समझ आ रही है कि इस तरह करके चला गया, बैंड हो गया। स्टूडेंट एक और अगर हम देखें इसमें से, जो हमारे पास गैमा होगा वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, वो किसी की तरफ भी बेंड नहीं हो रहा। लास्ट देखते हैं हम बीटा को, तो बीटा कुछ आगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि गैमा, ये वाली जो बीच वाली स्टूडेंट, ये गैमा है, फर्स्ट वाली अल्फा है और लास्ट वाली स्टूडेंट बीटा है। जो अल्फा थी वो कम बैंड हुई, अगर आप देखो ये कम बैंड हुई, एकदम नहीं बैंड हुई, आहिस्ता आहिस्ता बैंड हो रही। जबकि जो अगर मैं बीटा को देखूँ, ये ज़्यादा बैंड हुई और जल्दी बैंड होकर किसकी तरफ चलेगी, हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगी। इसका मतलब ये हो रहा है, जो बीटा पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, जो रेडिएशन होंगी वो हमारे पास इतनी, उसका जो मास होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इनका जो मास होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो हमारे पास कम होता है। जबकि अगर मैं अल्फा को देखूं, ये जल्दी से बैंड नहीं हो रहा, इसका मतलब था ये वजनी था, तो ही दोस्तों इसको जल्दी से नहीं खींचा। इसको बाद इस चीज़ को याद रखो, डायग्राम बनाई हुई उन्होंने। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये हमारे पास हल्का है इसका मास, सॉरी इसका मास वजनी है, तब ये जल्दी बैंड नहीं हुआ। और गैमा तो जिस तरह मैंने आपको बताया वो न्यूट्रल है, वो क्या हो जाएगा, वो सीधी चली जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से भी वो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा पार्टिकल ज़्यादा मैसिव है, तो आप बता देना कि अल्फा जो है सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे पास मैसिव पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा की जो रेडिएशन होगी। ओके स्टूडेंट, होपफुली समझ आ गई होगी। मैंने ए टू जी सब चीज़ भी में कवर करने की कोशिश की। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो, मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ हम इजीली और मजीद इसको ओपन करके देखेंगे कि किस तरह जो है एक पेरेंट न्यूक्लियर से डॉटर में, और फिर वो अल्फा बीटा गैमा किस तरह हमारे पास जो है डिके हो रहा है, वो सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिट हो रहे सारी चीज़ें। हैशटैग पीस आउट। हो सकता है मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ी वीडियो स्लो करके सुन लेना। अल्लाह हाफिज़।